हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम जो है फिर से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम जो भी कर चुके हैं, आई होप आप देख चुके हैं वीडियो। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या कुछ कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 8th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, सोशल साइंसेस की। इसमें जो है हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 पे जो है हम आ रखे हैं, और चैप्टर नंबर 4 का भी कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं। जो इससे पहले का जो भी है ये सब हम कर चुके हैं कि कॉलोनियल इरा में जो है ब्रिटिशर्स जो आए थे, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, और उसके बाद जो है क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, और फ्रेंच का क्या एजेंडा था, पुर्तगीज़ का क्या एजेंडा था, डच का क्या एजेंडा था, और फिर कुछ लोकल रूलर्स हमने देखे थे, है ना। और ये सब हम देख चुके हैं। इसमें इनकी पॉलिसीज़ थी जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड दिस एंड दैट, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं भी आ रहा हो, क्योंकि मुझे भी पता नहीं क्या, मैंने लास्ट वीडियो देखी थी तो मैंने यहाँ तक पढ़ा रखा है। ठीक है, आप एक बार रिकैप कर लेना लास्ट वाली वीडियो देख के, तो आपको आ जाएगा समझ में। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पैराडाइज टू हेल कैसे बन गई, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्लासी की विक्ट्री के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप पीछे वाली वीडियो जब जाके यूट्यूब पे देखेंगे इसी चैनल पे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्लासी जो है वो जो है ब्रिटिशर्स जीत गए थे, राइट। हम देखते हैं 1757 प्लासी, फिर हम देखते हैं 1764 बक्सर, है ना। तो यहाँ पे उनको रिवेन्यू का राइट मिल गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, है ना। रिवेन्यू उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था प्लासी के बाद। उसके बाद बक्सर के बाद तो फिर उनका लाइक वन साइडेड मामला हो गया था, एक तरफा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्लासी में जीतने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी में जीतने के बाद, उसको जो है रिवेन्यू कलेक्ट करने के राइट मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और ये जो हैं वो इंडिया के रिचेस्ट रीजन में से थे उस टाइम पे, ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह यहाँ पे हो रहा था, और फर्टाइल लैंड भी थी यहाँ पे, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो भी है यहाँ पे दोआब वगैरह जो बनता है, फर्टाइल लैंड भी थी यहाँ पे। जूट की फार्मिंग कितनी हो रही थी, इंडिगो की फार्मिंग वो करा रहे थे, ये सब, है ना। तो ये सब हो रहा था, तो रिचेस्ट, और ट्रेड कितना था, पोर्ट सिटीज थे, ये, है ना। यहाँ की बात हम कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, तो यहाँ पे, ठीक है। तो क्लाइव ने बंगाल जो है उसको पैराडाइज ऑफ द अर्थ बोला था। ठीक है, क्लाइव एक ब्रिटिशर था जिसने यहाँ पे सर्व किया है। और जो कंपनी के जो एजेंट्स थे उन्होंने मैक्सिमम रिवेन्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से, और डेवलपमेंट में वो इतना कुछ ज़्यादा लगाते नहीं थे। ठीक है, गवर्नेंस और डेवलपमेंट में मिनिमम। तो सरकार चोर थी बेसिकली, तो वो अपना जो है फ़ायदा देख रहे थे, करप्शन भरमार हो रहा था यहाँ पे। और कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या थे कि जो पॉपुलेशन थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था, डिवास्टेटिंग जो है वो रिजल्ट्स थे, कॉन्सिक्वेंसेज थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 1772। हमने देखा क्या 1757 में क्या था, प्लासी हुआ था। उसके बाद 1764 में हम क्या देख चुके हैं, बक्सर, है ना। इसके बाद तो बेसिकली आपका ब्रिटिश रूल जो है वो स्थापित हो ही गया था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं 1770 की। तो बेसिकली पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स आ चुके हैं यहाँ पे, और उसके बाद होता है 2 साल का क्रॉप फेलियर। ठीक है, और यहाँ पे भी वो क्या कर रहे थे, उन्होंने
जो है हाई कर दिए रेट फार्मर्स का कि तुम्हें इतना ज़्यादा टैक्स जो है पे करना है। अगर आपकी क्रॉप फेल हो रही है, गुड गवर्नेंस अगर आप कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि ठीक है आपकी क्रॉप फेल हो गई है, इस बार आप टैक्स ना दीजिए, है ना। तो वो हम क्या बोलेंगे, वेलफेयर स्टेट। लेकिन वेलफेयर तो ये देखते नहीं थे, इनको तो सिर्फ अपना फायदा चाहिए था, है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो टैक्स के जो रेट थे ये उनको बढ़ा देते हैं रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट कंडीशन। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने कितना हार्वेस्ट किया है, कितनी आपकी जो क्रॉप है वो उगी है, कितना प्रोडक्शन है, तो उनको कोई मतलब नहीं था इससे। और इससे क्या हुआ कि फेमाइन आ गई, ठीक है। एक तो आपके पास पहले ही खाना नहीं है ना, क्रॉप फेलियर हो गया। अब अनाज उगा ही नहीं है तो आप बेचोगे कैसे, या फिर आप मतलब रेंट जो है वो कैसे पे करोगे, टैक्स जो है वो कैसे दोगे उस पे, है ना। तो अब अनाज की कमी है तो वहां पे भूखमरी भी आ गई। और नियरली 1/3 पॉपुलेशन जो है, एस्टिमेटेड आप लगा के चले 1/3 आपकी 10 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो लोग हैं वहाँ पे मर जाते हैं भूखमरी की वजह से। और इसके बावजूद जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, लैंड टैक्स जो है वो इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग फेमाइन ऑल्सो। सो दे वर रास्कल्स बेसिकली, ठीक है। चलो उसके बाद फिर से अगर हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं पैराडाइज टू हेल के बारे में, है ना, स्वर्ग से नरक कैसे बन गया हमारा देश। तो उसकी बात हम कर रहे हैं कि भैया फेमाइन आ रही थी, भुखमरी चल रही थी, उसके बाद भी उनको लोगों की नहीं पड़ी थी, लोगों की जान की नहीं पड़ी थी, उनको पड़ी थी अपने टैक्स की। और उस टाइम पे भी टैक्स रेट बढ़ा रहे थे कि आप बढ़ा के और ज़्यादा टैक्स दो हमें। ग्रेट फेमाइन की अगर हम बात करते हैं, फिर से एक फेमाइन आई 76-78 में। वहाँ पे भी जो है 8 मिलियन 80 लाख लोग जो हैं वो मर गए। डेक्कन प्लेटू की हम बात कर रहे हैं, पहले हम बंगाल की बात कर रहे थे, ठीक है। और लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये पोर्ट है ना, मद्रास में कोई पोर्ट है ये। और ये जो है आप देख रहे हैं अनाज के बोरे हैं, ठीक है। आपके देश में, इंडिया में फेमाइन चल रही है, अनाज की कमी है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है खाना। और ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने ये सारा खाना इकट्ठा किया और इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम्हें मरना है तुम मरो, ठीक है, हम ये खाना बाहर भेजेंगे। और कहाँ भेज रहे थे ये, ब्रिटेन में भेज रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन में। ऑफ कोर्स जो ट्रेडर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि उनको यहाँ पे तो लोगों के पास खाने के नहीं है तो वो पैसे तो कहाँ से देंगे, है ना। कुछ लोगों के पास, जिनके पास फैसिलिटी थी कि भैया वो कैनाल वगैरह यूज करके, इरिगेशन वगैरह यूज करके समहाउ उन्होंने कुछ क्रॉप्स उगा ली, कुछ प्रोडक्शन उनका हो गया, तो भी जो है क्या है कि वो अपने देश में नहीं रख रहे थे, अपने लोग जो भूखे मर रहे थे उनको खाना नहीं दे रहे थे। ये देखिए अब कैसी हालत है, ये भूख से मर रहे हैं ये लोग, है ना, भूख से तड़प रहे हैं ये लोग। लेकिन कुछ इंडियन ट्रेडर्स थे जिनके पास अनाज था कुछ मात्रा में, तो उन्होंने इन भूखे लोगों को खाना देने के बजाय क्या सही समझा कि हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से भी क्या हो गया, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी भी आ गई कि भैया अब और ज़्यादा कमी हो गई आपके खाने की। पहले थी कि क्रॉप ही नहीं उग रही, फेलियर आ गया, या फिर आपका जो है इरिगेशन नहीं हुआ, या कुछ भी सूखा पड़ गया, उसकी वजह से आपकी क्रॉप फेलियर हो गई। उसके बाद जो है ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा भूखमरी आ गई। ब्रिटेन में जा रहा था आपका ग्रेन जो भी है, और 1 मिलियन टन ऑफ राइस अलोन पर ईयर, जब आपकी फेमाइन चल रही है तब ये एक्सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। और इसके अलावा जो है कोई ऐसे पॉलिसीज नहीं थी कि आप गवर्न करो, वेलफेयर स्टेट जो आज हमारा है, होर्डिंग आप नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें जो स्कार्सिटी है कुछ चीज़ों की,
तो उस पे जो गवर्नमेंट जो वो बैन लगाती है कि आप उनको होर्ड नहीं करोगे, स्टॉक आप उनका नहीं रखोगे, है ना। सीजनल बेसिस पे हम देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे टोमेटो है, अनियन है, पोटैटो है, तो वो आप पहले, हम क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर मतलब जो लोगों के बारे में सोचें, है ना, अंत्योदय, जो लाइन में लास्ट में खड़ा है, हमें उसका भी ध्यान रखना है, हम लोगों के भले के बारे में सोच रहे हैं बेसिकली। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, फ्री मार्केट थी। फ्री मार्केट का क्या मतलब है कि भैया आज जैसे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी आपको नहीं मिलती थी। जिसके पास जो भी आइटम है, खाने का है, पीने का है, कपड़े हैं पहनने के, जो भी कुछ है, वो अपनी मर्जी से जो है उसको अपने हिसाब से दाम लगा के उसको बेचेगा, ठीक है। तो इससे जो है प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे और हाई भी हो रहे थे, है ना। तो गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। जो चीज डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है यहाँ पे, है ना, जो चीज जितनी ज्यादा कम होगी, उसकी सप्लाई जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी अब उतनी ज्यादा वो चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। 10 लोग खड़े हैं, ये बोल रहे कि मेरे पास भैया 100 किलो अनाज है, ठीक है, और यहाँ पे जो डिमांड है वो है भैया 1000 kg की, ठीक है। 1000 लोग लाइन में खड़े हैं कि भैया हमें दे दो, हमें दे दो। अब ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि सबसे ज्यादा दाम प्राइस हमें कौन दे रहा है, हम तो उसको देंगे, है ना। तो मान लो 20 लोगों ने जो है ले लिया ये 100 kg, ठीक है, 5-5, बाकी के जो बच गए 980, उनको तो मिला ही नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं थे जितने इसने बोल दिए। अगर ये अच्छे अमाउंट में होता तो सबको मिल जाता, प्राइस भी हाई नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा नौटंकी भी करते थे, वो कमीशन वगैरह बिठाते थे कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होने चाहिए था, कितने लोग मर गए, ये सब नौटंकी भी करते थे वो। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितने लोग मरे थे ना, समवट उसी के बराबर जो हैं हमारे यहाँ पे फेमाइन से लोग मरे हैं, भूखमरी से लोग मरे हैं। 50 से 100 मिलियन लोग जो हैं हमारे भूखमरी से मरे हैं। इतने कुछ लोग जो वर्ल्ड वॉर 2 में मरे होंगे, तो आप अंदाजा लगा के चलिए कि हमारा देश की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, हम क्यों इसको हेल्प बोल रहे हैं। कुछ कुछ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, बस दिखाने के लिए कहीं कहीं पे रिलीफ कैंप भी खोल दिए जाते थे, लेकिन वो इतने कम मात्रा में होते थे, इतनी सप्लाई वहाँ पे नहीं होती थी कि हर किसी को जो है उस हिसाब से खाना मिल जाए। या रिलीफ कैंप में आपको क्या मिलता है, आपको सप्लाईज मिलती हैं, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, रेस्ट करने को मिलता है, तो बहुत नाम मात्र, मान के चलो अगर जैसे ये बोल रहे हैं 1 मिलियन, है ना, आप एक करोड़ का ही अगर मान के चलो, 1 करोड़ लोग हैं, उसमें से आप 100 या 1000 लोगों के लिए कुछ कर दे रहे हो, तो क्या बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो टू फ्यू का मतलब यही है, बहुत कम अमाउंट में लोगों को जो रिलीफ ये प्रोवाइड करा पाते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ के बारे में, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है इंडिया की, वो ब्रिटिश जो थे उनकी पॉलिसीज में ही था, उनके फाउंडेशन ही ऐसी थी उनकी पॉलिसीज की कि इंडिया का जो भी वेल्थ है, जो भी रिसोर्सेज है, उनको एक्सप्लॉयट करना है, ठीक है। तो और एडम्स करके एक हैं हिस्टोरियंस, एक एडम जो है आपके इकोनॉमिस्ट भी हैं, कुड बी द सेम पर्सन, हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट। तो एडम करके हैं, वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुई ब्रिटेन के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। ऑफ कोर्स आप बड़ी बड़ी मशीनें लेके आ रहे हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, बड़ी भारी भरकम मशीनें जो आप लगा रहे हो, है ना, मास प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो उसके लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट थी वो जो है वो पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि इंडिया से जो वेल्थ था वो चुरा के वो लोग लेके जा रहे थे, और वो नींव बना उनके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की।
उनकी खुद की इतनी औकात नहीं थी कि उनकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो पाए। वो ऐसे ही अलग अलग कॉलोनीज जो उन्होंने बना रखी थी वहां से जो है वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे, अपने कंट्री में लेके जा रहे थे और वहां पे डेवलपमेंट वो जो है कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ जो स्कॉलर्स हैं हमारे उनके बारे में बात करते हैं। एडम्स था, डिकबाय थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये पॉलिटिकल फिगर हैं। दादा भाई नौरोजी आप बहुत बार सुनोगे इनके बारे में। तो 1901 में इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि अभी जो गरीबी है और अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो उस टाइम का इंडिया कैसा था। ठीक है, इस बारे में वो जो है लिखते हैं बातें। इनके अलावा आर.सी. दत्त हम बोलते हैं, रमेश चंद्र दत्त भी थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस इज द टाइटल ऑफ द बुक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी लोग थे जिन्होंने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री, या फिर उस टाइम पे जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है उसके बारे में लिखा था। बेसिकली कि इंडिया से जो वेल्थ ड्रेन होके कहाँ पे जा रहा है, ब्रिटिश में जा रहा है। तो उसके बारे में देखो, पहले हमें नॉलेज नहीं थी, फिर हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे है ना, उनके वहाँ पे जाके पढ़ने लिखने लग गए, क्योंकि चैनल्स तो बन गए थे ना। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उस टाइम के लोग जिनके कॉन्टेक्ट अच्छे थे, जो अच्छा रुतबा रखते थे, या फिर आप राजे महाराजाओं से लिंक अगर रख रहे हैं, कुछ उस टाइप के लोग, वो भी जाके वहां पे पढ़ने लगे। फिर उनको समझ में आया कि भैया ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे कंट्री के साथ, है ना। पहले हमें उतना नॉलेज नहीं था, जब इन लोगों को नॉलेज हुआ तो इनको समझ में आया कि ये तो भैया हमारा सब चुरा के वहां पे लेके जा रहे हैं। ये सारा पैसा अगर हमारे कंट्री में लगता तो हमारी बेटर डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन वो तो इस सारे वेल्थ जो है, जितना भी पैसा है उसको ड्रेन कर रहे हैं, कहाँ पे? अपने वहां पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, और उषा पटनायक ने रिसेंटली एक एस्टिमेट लगाया, कब से कब तक का? 1765, 64 में आपका बक्सर हुआ था, और बक्सर के बाद हमें लाइक ब्रिटिशर्स जो हैं उनको कम्प्लीटली एम्पावर हो गए थे, वो इंडिया का जो है रूल उनके हाथ में आ गया था बेसिकली। ठीक है, तो 1938 तक की हम बात कर रहे हैं। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1935 का एक एक्ट आया था, है ना, उसके 3 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने जो है 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं, आज की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, आज मतलब 2023 की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे इन्होंने हमारा इतना ज्यादा पैसा अपने देश में लेके गए थे, ये 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। आज हम 5 ट्रिलियन की जीडीपी होने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आप 9 टाइम्स। तो और आज के टाइम 23 की अगर हम बात कर रहे हैं, 3 साल पहले की, तो उस टाइम पे भी 23 में ब्रिटेन की जो जीडीपी थी ना उसका 13 टाइम थी। आज हम जो ट्राई कर रहे हैं उसका 9 टाइम थी। ठीक है, इतना ज्यादा जो है वो अपने वहां पे हमारा धन लूट के ले गए थे। सोने की चिड़िया बोले जाते हैं ना इंडिया को, सोने की चिड़िया, और फिर अब कतई कंगाल करके छोड़ के चले गए। तो दिस वाज द थिंग। और ये कैसे कि उन्होंने इतने सारे टैक्स लगा रखे थे, उसके बाद उन्होंने रेलवेज बिल्ड की, टेलीग्राफ नेटवर्क, वॉर वगैरह में हमारे ही लोग जाते थे, मैन पावर हमारा लेते थे वो, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 में भी गए थे। उस टाइम तो गांधी जी ने जो है इनको सपोर्ट किया था कि हाँ चलो चलो भेज देते हैं हमारे लोगों को, फिर ये हमें आज़ादी दे देंगे, है ना। ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो है इन्होंने हमारे ही लोगों को वहाँ पे भेजना प्रेफर किया। फिर हमारे यहाँ पे जो कुछ पॉलिटिक्स में जो लोग थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि हम नहीं खेल रहे, हमारे लोगों को क्यों भेजा हमारे परमिशन के बिना, क्योंकि तब तक उनको समझ में आ गया था कि अंग्रेज किसी के नहीं है, वो सिर्फ अपना भला सोच रहे और उनके कोई इंटेंशन नहीं है आपको आज़ादी देने की। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। और रेलवेज, टेलीग्राफ नेटवर्क जो भी बना रहे थे वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए बना रहे थे, ताकि
दूर दराज जो गांव हैं वहाँ से भी जो है ये कॉटन, एक तो इनका बेसिकली कॉटन था, या फिर रॉ मटेरियल की हम बात कर सकते हैं। रॉ मटेरियल में आपको कुछ भी आ सकता है, जैसे ग्रेन वगैरह भी था, या जो भी था, जो भी क्रॉप उग रही थी, कैश क्रॉप है या फिर खाने के लिए कुछ भी उगा रहे हैं, तो वो सब ये कैसे जल्दी से जल्दी अपने वहां पे ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो रेलवे नेटवर्क इन्होंने एक्सप्लोइटेशन के लिए बनाया था, हमारी भलाई के लिए नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये वो कुछ पर्सनालिटीज आप देख सकते हैं, ये एडम्स हैं, ये डिग्बे हैं, ये दादा भाई नौरोजी हैं, ये आरसी दत्त हैं। तो ये सारे जो हैं इकोनॉमिक बेसिस पे बताते हैं, बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कितना लूटा। ओके, और ये एक पिक्चर पेंटिंग है, कुछ तो दिखा रही है, ये पेंटिंग है कि सब जा रहा था। ये आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन की महारानी है, और पर्ल्स ज्वेल्स वगैरह ये इंडियन को ऑफर कर रहा है। इसके अलावा जो ये चाइना में भी आपने देखा होगा, चाइना हमारे पास ही था, ओपियम वॉर वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये भी इनको एक जार भर के दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सब दिया जा रहा है। ये देखो रेशियल, ये कितने वाइट दिखा रखे हैं, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आप चेंजिंग लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं। तो क्या है इसमें, ओके, डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस इंडस्ट्री। पहली चीज हमने क्या देखी कि भैया भूखमरी ला दी इन्होंने, इतना लूट लिया, इतना लूट लिया, भूखमरी ला दी बिल्कुल ही, है ना। ये हमने देखा कि क्रॉप या फिर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी तो इंडस्ट्री चल रही थी, इतने साल पुराने, 5, 7, 6, 9 साल, 1000 साल पुरानी हमारी जो सिविलाइजेशन है, 10,000 लगा लो, तो उस टाइम से हम चलते आ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन से हम चलते हुए आ रहे हैं। हमारे इंडस्ट्रीज थी, उस टाइम पे भी हम ट्रेड करते थे, राइट। इतने बड़े बड़े हमारे साम्राज्य हो गए, चले गए, मौर्याज थे, गुप्ताज थे, है ना। तो ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे, अच्छी खासी इंडस्ट्री बिल्डअप था हमारे यहाँ पे। लेकिन उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया ये हम देखते हैं। तो 18th सेंचुरी से पहले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तभी आए थे आपके, तभी नहीं आए थे, मतलब तब उनका राज हो गया था, साम्राज्य हो गया था उनका। 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1800 तक, तो मिड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो इस 18th सेंचुरी से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज कमाल की थी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें टेक्सटाइल्स में, आपका कॉटन है, सिल्क है, वूल है, जूट है, हेम्प बीइंग द चीफ वंस। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, है ना, कपड़ों की, बढ़िया कलर यूज करते थे, टेक्सचर अच्छा होता था, डिजाइन अच्छे होते थे। अल्ट्रा थिन मसलिन टू रिचली एम्बोस्ड फैब्रिक वर इन हाई डिमांड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम कपड़े बेचते थे, ठीक है, अलग अलग फैब्रिक के कपड़े थे, टेक्सचर, कलर्स, डिजाइन्स सब बहुत बढ़िया था हमारा, हमारे यहाँ के कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैवी ड्यूटीज इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, यानी कि अगर इंडिया से ब्रिटेन में अगर हम कुछ बेचने के लिए लेके जा रहे हैं, कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो वो क्या करेंगे, उस पर भर भर के क्या कर देंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, ताकि उन लोगों के लिए जो ब्रिटेन में बैठे हैं, उनके लिए हमारा माल खरीदना जो है महंगा हो जाए, है ना। हमारा माल महंगा होएगा तो कौन खरीदेगा, वो तो अपना लोकल माल खरीदेंगे ना फिर। तो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने इतना सारा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो हमारा जो वहां पे जो माल जा रहा था वो कम हो गया, क्योंकि उनको क्या लगने लगा, वो महंगा माल लगने लग गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, फोर्सिंग इंडिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद मिनिमल टैरिफ। और अपना जो यहाँ पे माल है उस पर टैरिफ लगाते ही नहीं थे, मिनिमल था बिल्कुल, है ना।
तो क्या किया इन्होंने कि भैया इंडिया का सारा माल जो है महंगा हो गया, ब्रिटेन का सस्ता हो गया, तो ऑफ कोर्स कुछ ही लोग होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स को, है ना। बाकी लोग क्या करते हैं, अपना सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, तो उसके चक्कर में जो सस्ता होगा और थोड़ा ठीक होगा ढंग का। हमारे यहाँ पे जो है लोग आर्ट में बिलीव करते थे, है ना, बहुत खून पसीना डाल के चीज़ें बनाते थे। इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर लिया था, तो मास प्रोडक्शन करते थे बड़ी बड़ी मशीनों में, है ना, तो इनके लिए उस तरीके से भी सस्ता था। तो इस सब ने क्या किया, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उनका एक्सपोर्ट करना जो बहुत डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने। और इंडिया में जो है भर भर के ब्रिटेन से जो है माल आ रहा था। इससे क्या हुआ कि हमारा पैसा उनके पास जा रहा है ना, लेकिन हमारे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। इंपोर्ट मतलब बाहर से जो सामान हमारे यहाँ पे आ रहा था वो बढ़ गया, और एक्सपोर्ट हमारा हुआ नहीं, है ना। ट्रेड डेफिशिएट आप इसको बोलते हैं। चले, तो ऐसे भी इन्होंने जो है ठप किया हमारे इसको। उसके बाद हम बात करें कि इंडिया में जो भी आयरन या स्टील जो मैन्युफैक्चर होता था, पेपर मैन्युफैक्चर होता था, कोई भी अदर गुड्स थे, उनको जो है पहले जो है हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने इसका भी वर्ल्ड के जीडीपी में हमारा बहुत ही कम, बहुत मिनिमल हमारा जो है वो व्हाट डू कॉल इट कंट्रीब्यूशन रह गया। ये सब चीज़ें भी हम जो है एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे यहाँ से ये चीज़ें लेना प्रेफर नहीं किया, अपने वहाँ से लेते थे, है ना, क्योंकि इंडिया को तोड़ना था, इंडिया के जो बैकबोन थी इंडस्ट्रीज, उसको तोड़ना था। तो ये सब भी किया उन्होंने, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं इन लेस देन 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज के अंदर, 18वीं और 18 से 20, है ना। 20 का क्या मतलब है, 1901 से लेके 2000, ये है अभी 21st सेंचुरी में, है ना। तो बेसिकली 1947 तक वो हमारे यहाँ पे रहे थे, ठीक है, और 1600 कुछ में आए थे। तो एक कुछ सेंचुरी या कुछ ईयर्स, फ्यू ईयर्स उन्होंने लिए, कुछ डिकेड्स उन्होंने लिए अपने पंजे यहाँ पे जमाने के लिए। उसके बाद 1757 ही लगा लो आप, है ना, ऑलमोस्ट 200 साल हो गए। इन 200 साल में उन्होंने इतना लूट लिया, इतना लूट लिया कि जो दुनिया की वन ऑफ रिचेस्ट लैंड्स थी उसको वन ऑफ पूरेस्ट बना के वो छोड़ के चले गए, ठीक है। डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चरल बेसिस पे हमें लूट लिया, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। लोगों को फेमाइन में इतने लोग मर गए, 1 अरब लोग मर गए, है ना। खाना खत्म हो गया, मतलब इट्स नॉट लाइक कि कतई हमेशा के लिए, बट फेमाइन आई 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए लोग मरते रहे, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं थी इनको सिर्फ अपना लूटना था। जो बचा कुचा खाना है उसको भी अपने वहाँ पे भेजना था, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्होंने इंडस्ट्रीज जो थी उसको तबाह कर दिया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है कि हमारा जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस था, गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया चलता आ रहा था, है। हमने देखा था पीछे जो अलग अलग साम्राज्य थे उनके अंडर भी हमने देखा था अलग अलग रूलर्स जो हैं। हमने पंचायती जो सिस्टम था, अलग अलग लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के, सब देखा हमने ना। लेकिन उस सब को भी इन्होंने क्या किया, डिसमेंटल किया। अब इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो है हमारा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी, ठीक है। विलेज काउंसिल होती थी जो कि विलेज के जो कम्युनिटी अफेयर्स हैं उनको जो है देखती थी, जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे उनको रिजोल्व करती थी। एक ऑर्गेनाइज पब्लिक वर्क करते थे वो, जैसे कि इरिगेशन, रोड्स वगैरह, ये सब कौन देखते थे, ये विलेज काउंसिल देखते थे, है ना। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। रीजनल किंगडम्स जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव भी था, कॉम्प्लेक्स था हालांकि, बट
वो इवॉल्व कर गया था आपके लोकल नीड्स और कंडीशंस के हिसाब से, उन सबको एड्रेस करने के लिए वो सब था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर उसको भी डिसमेंटल किया। ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली, ऐसे नहीं कि एकदम कर दिया, सिस्टमेटिकली उसको किया। इंडिजीनियस जो गवर्नेंस सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को। ग्रास रूट लेवल पे आप कोई काम कर रहे हो, मतलब निचले स्तर पे अगर आप कोई काम कर रहे हो, एक तो ये होता है अप, ये होती है बॉटम, ठीक है। एक अप्रोच होती है अप टू बॉटम, ठीक है। एक होती है बॉटम टू अप, बॉटम टू अप, ठीक है। कहाँ पे लगता है आपको कि कहाँ पे लोगों की ज़्यादा सुनी जा रही होगी? ये यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। बॉटम लेवल से, ग्रास रूट लेवल से, गांव में जो लोग बैठे उनकी भागीदारी है, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, उनका भी से है कि उनको कैसी पॉलिसीज चाहिए हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहले हम ऐसे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि नहीं, हम जो ऑर्डर देंगे उसको नीचे मानना होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो सेंट्रलाइज कर दिया कि सारी पावर यहाँ सेंटर में है और यहाँ से जो बोला जाएगा वो सब नीचे जाएगा, ओके। तो ये सब खत्म किया। तो इससे क्या हुआ, उनको उनको टैक्स कलेक्शन जो थी वो मिलने लग गई। पहले तो लोग क्या थे, अपना कमा रहे थे, खा रहे थे, अपने लेवल पे कर रहे थे। अब इन्होंने क्या बोला कि नहीं भैया हमें दो पैसा, है ना, हम जो पॉलिसी बनाएंगे वही तुम पे लागू होंगे। उसके बाद इनको जो है, जो इनको अपने हिसाब से ऑर्डर मेंटेन करना था उसमें सहूलियत मिल गई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को, मतलब दे वर नॉट हेयर टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनका बस लूटना खसोटना एक इरादा था, ठीक है। वो इन्होंने बखूबी किया। जो गवर्नेंस है उसको डिसमेंटल करके, जो हमारे इंडिजीनियस गवर्नेंस चलते आ रही थी उसको डिसमेंटल करके सब इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो था इसने डिस्ट्रॉय कर दिया सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी ने। कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग जो थी, आम लोग, आम जनता जो है उनका कोई कहना नहीं रह गया था अब इसमें। उसके बाद ब्रिटिश कोर्ट्स ऑफ लॉ अपने हिसाब से जो है ये लॉ लेके आए। हमारे यहाँ पे हमारे हिसाब से चलता था, हमारी एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी, है ना। मुगल्स थे, मतलब मुस्लिम्स थे तो उनका अपना लॉ था, हिंदू जो है उनका अपना लॉ चल रहा था, अपने हिसाब से वो सब कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को पेश किया और जो भी फॉरेन सिस्टम था उसको हमारे यहाँ पे लागू कर दिया, इन्होंने कोर्ट्स बना दिए, ठीक है। हम देखते हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम ये कोर्ट्स लेके आए थे 1773 का जो एक्ट लेके आए थे ये, फिर 1774 में जो आपका फर्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बनता है आपका कहाँ पे, कैलकाटा के अंदर, है ना। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, हमारे लॉज को देखा ही नहीं इन्होंने, ठीक है। और ये जो कोर्ट इन्होंने बनाया कि भैया हम देखेंगे तुम्हारे डिस्प्यूट, अपने लेवल पे तुम कुछ नहीं करोगे, सेंट्रलाइज कर दिया ना, एक इंसान के पास पावर चली गई सारी। तो उस हिसाब से तो क्या हुआ, अब कोर्ट भैया बना दिए इन्होंने, लेकिन वो एक्सपेंसिव थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। आज देख लो जो कोर्ट सिस्टम हम चला रहे हैं, कितने इंसान की उम्र गुजर जाती है। अभी हमने एक लास्ट वीक एक केस देखा था बिहार में, 84 ईयर्स का है वो इंसान, 84 ईयर्स, 40-50 साल के बाद उसके केस की सुनवाई हो रही है ना। उसको कोर्ट में ले, उससे चला नहीं जा रहा है, दो लोग उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं वहां पे उसके कोर्ट की हियरिंग के लिए, 50 साल हो गए उसके मुकदमे को चलते हुए, है ना। तो ये कोर्ट सिस्टम में कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इंसान की लाइफ चली जाती है लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। और ऊपर से क्या है, एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ऊपर से क्या है, फॉरेन लैंग्वेज में है। तो कैसे बोल पाएगा कोई भी आम इंसान, फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। वो तो इंग्लिश में अपने जज ला के बिठा रहे थे यहाँ पे ना कि हम सुनाएंगे फैसला। भैया उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो इंसान कैसे बोल पाएगा, एक आम आदमी उस टाइम पे अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे वो, है ना, आपकी इंग्लिश तो जानते नहीं है वो। तो ये सब उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन सिस्टम जो था उसको ख़त्म किया, और ये भी उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली जो है ख़त्म किया।
हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें थी। हमारे यहाँ पे पाठशाला थी जिसमें हिंदू लोग पढ़ते थे, मदरसा थी जो कि मुस्लिम लोग पढ़ते थे, विहार थे बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे जाते थे, है ना। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि रीजनल बेसिस पे बटे हुए थे, बट मोर और लेस लैंग्वेज के हिसाब से हम देखें तो ऐसे इनको बोला जाता था, ठीक है। तो ये डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशंस थी हमारे यहाँ पे कि अगर किसी को रिलीजियस एजुकेशन चाहिए तो वो ये कर सकता है। पाठशाला में आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जो हमको पढ़ाए जाते थे, है ना, लेकिन उन्होंने इसको भी ख़त्म किया। और ये जो इंस्टीट्यूशन थे ये प्रैक्टिकल नॉलेज, जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, ये कल्चरल वैल्यूज और ट्रेडिशंस भी आपको सिखाते थे, है ना। आप गुरुकुल सिस्टम जो है वहां पे आप सारी चीजें सीखते हैं ना, गुरु परंपरा वगैरह दिस एंड दैट, लेकिन उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। माइनोटोन इंडियन एजुकेशन लेके आई वो 1835 में। मकाउले नाम का एक इंसान था, वो चेयरमैन था, तो मकाउले कमीशन भी हम इसको बोल देते हैं। और उनके हिसाब से नो नॉलेज ऑफ ईदर संस्कृत और अरबिक, उनको ना संस्कृत आती थी ना उनको अरबिक आती थी, स्टिल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट वो हमारे वर्ल्ड को बोलते हैं। ओरिएंटलिस्ट मतलब ईस्ट के जो लोग हैं, ईस्ट, ईस्ट मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो बोलता है कि इनकी जो पढ़ाई है ना, इनकी पूरी जो पढ़ाई है, जितना भी इनके वेद ये वो फलाना ढमकाना, जितने भी इनका पूरा लिटरेचर है सदियों का, उससे बेटर तो यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सेल्फ है, एक बुक सेल्फ होती है ना, तो बोल